नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की हठधर्मिता, राजस्थान को कोयला नहीं देगा छत्तीसगढ़। पारसा कोल ब्लॉक से खनन की अनुमति यहां पर नहीं मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला खनन की अनुमति दिलवाने का अनुरोध यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया था। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रेस नोट जारी करके कहा, पर्यावरण और आदिवासियों के हितों के चलते मंजूरी संभव नहीं है। राजस्थान में सिर्फ 10 दिन के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। एसीएस एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है, केंद्रीय वन मंत्रालय के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों से लगातार यहां पर वो मिल रहे हैं। उनसे बातचीत करते हुए लगातार वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की हठधर्मिता इसे कह सकते हैं। राजस्थान को कोयला नहीं देगा छत्तीसगढ़। पारसा कोल ब्लॉक के खनन की अनुमति यहां पर नहीं मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला खनन की अनुमति दिलाने का अनुरोध यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया था और इसी को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था कि सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ सरकार से राजस्थान को कोयला देने का अनुरोध करें। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रेस नोट जारी करके यहाँ पर जवाब दिया है, पर्यावरण और आदिवासियों के हितों के चलते यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो मंजूरी नहीं दे सकती। ये बात छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रेस नोट जारी करके कही गई है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण और आदिवासियों के हित जो हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान सरकार को हम परमिशन नहीं दे सकते। राजस्थान में अगर बात करें कोयले का स्टॉक कितना बचा हुआ है तो सिर्फ 10 दिन का स्टॉक यहाँ पर बचा हुआ है। एसीएस एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की ओर से बात कही गई है। केंद्रीय वन मंत्रालय के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों से भी यहाँ पर वो मुलाकात कर रहे हैं और पूरी उम्मीद यहाँ पर है कि शायद आने वाले दिनों में जो राजस्थान में कोयला ख़त्म हो रहा है वो कोयला अब ख़त्म ना हो। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अपनी हठधर्मिता यहाँ पर छोड़ दे और राजस्थान को कोयला जो नहीं देने की बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कही जा रही है उस बात पर वो मना कर दे और फिर राजस्थान को आने वाले दिनों में कोयला पहुंचा दे, ताकि जो सिर्फ 10 दिन का स्टॉक राजस्थान में बचा हुआ है वो स्टॉक जो है वो ख़त्म ना हो और आने वाले दिनों में इसी तरह से यहाँ पर कामकाज चलता रहे। उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार से आप अनुरोध करें, शायद वो राजस्थान को कोयला देने के लिए मान जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया और उस प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि पर्यावरण और आदिवासियों का हित जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान को कोयले देने की बात को फिलहाल हम मंजूर नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ नहीं तो यूपी ही सही, एक तरफ छत्तीसगढ़ नहीं दे रहा कोयला खनन की मंजूरी, जिसके कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। उसके बावजूद भी भूपेश बघेल सरकार ने राजस्थान को कोयला देने से साफ मना कर दिया है। आखिरकार उत्तर प्रदेश से उधार लेनी पड़ रही बिजली, यूपी से 700 मेगावाट बिजली लेने के लिए यहाँ पर करार जो है वो राजस्थान सरकार और यूपी सरकार के बीच में हुआ है। प्रतिदिन 42 लाख यूनिट बिजली मिलना अब शुरू हो गई है। उधार चुकाने की प्रक्रिया अगले साल जुलाई और अगस्त में होगी। तो आपको बता दें, यूपी सरकार की ओर से जो राजस्थान को बिजली देने की बात कही गई है उसमें ये साफ कहा गया है कि जो उधार बिजली राजस्थान सरकार ले रही है वो अगले साल जुलाई या अगस्त में उस उधार को चुका सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर यूपी सरकार की ओर से एक बड़ी सहायता कह सकते हैं राजस्थान सरकार की यहाँ पर की गई है। छत्तीसगढ़ ने साफ मना कर दिया था और उसके बाद में यूपी जो है वो आगे आया है। उसने यहाँ पर राजस्थान को उधार बिजली दी है। यूपी से 700 मेगावाट बिजली राजस्थान ने उधार ली है और बिजली लेने के लिए यहाँ पर करार किया गया है। प्रतिदिन 42 लाख यूनिट बिजली मिलना शुरू हो गई है राजस्थान को और जो ये करार किया गया है, जो उधार चुकाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अगले साल जुलाई या अगस्त में ये उधार चुकाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का नया अध्याय, स्कूली किताबों में सुधार के लिए बनी संसदीय समिति का सुझाव। स्कूल की किताबों में वेद और गीता पढ़ाएं, सिख, मराठा, जाट, गुर्जर, आदिवासियों का इतिहास भी यहाँ पर शामिल हो।
समिति को देश भर से 20,000 सुझाव मिले हैं। सुझाव को रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर सरकार को सौंपा गया है। प्रसिद्ध महिलाओं को नायिका के रूप में पेश करने का सुझाव भी यहाँ पर दिया गया है। पर्यावरण, इंटरनेट की लत के दुष्प्रभाव को शामिल करने की बात पाठ्यक्रम में कही गई है। तो आपको बता दें, यहाँ पर पाठ्यक्रम का नया अध्याय स्कूली किताबों में सुधार के लिए एक संसदीय समिति का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। स्कूलों की किताबों में वेद और गीता पढ़ाए जाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें, सिख, मराठा, जाट, गुर्जर, आदिवासियों का इतिहास जो यहाँ पर रहा है, उन तमाम इतिहास को शामिल करने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। तमाम सुझाव यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। समिति को देश भर से, तो आपको बता दें, समिति जिसका गठन किया गया है, उस समिति को देश भर से क्या कुछ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इसको लेकर 20,000 सुझाव सामने आए हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा सुझाव जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुझाव को रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर सरकार को सौंपा गया है। यानी कितने सारे सुझाव जो आए, इनमें से जो सुझाव सही लगा, जो कारगर लगा कि वाकई ही अगर इस सुझाव को मानेंगे तो शायद आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं उन पर काफ़ी असर पड़ेगा, तो उन सुझावों की एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद में वो रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है। इसके साथ आपको ये भी बता दें, एक सुझाव ये भी सामने आया है कि प्रसिद्ध महिलाओं को नायिका के रूप में पेश करने का सुझाव यहाँ पर दिया गया है कि जो इतिहास यहाँ पर महिलाओं का रहा है, जिन महिलाओं ने बलिदान यहाँ पर दिया है, या गौरवशाली इतिहास जो महिलाओं का रहा है, जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के लिए आगे आकर जो कामकाज करे हैं, उन्हें भी यहाँ पर नायिका के रूप में पेश करने की बात कही गई है। ये सुझाव भी सामने आया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, पर्यावरण, इंटरनेट की लत के जो दुष्प्रभाव है, उन्हें भी यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई। फिर जीवित होगा रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध को फिर से भरने की तैयारी चल रही है। जलदाय विभाग बांध को भरने की तलाश यहाँ पर कर रहा है और साथ ही बीसलपुर बांध से पानी से भरने की संभावना जताई जा रही है। बीसलपुर बांध 4 साल एक बार होता है ओवरफ्लो और पानी बह जाता है चंबल में। ऐसे में इस पानी को रामगढ़ बांध में पहुंचाने के लिए अब इंटरकनेक्ट बंद गेट पंप हाउस को यहां पर इंटरकनेक्ट किया जाएगा और 25 किलोमीटर तक रिवर्स पानी लाकर यहां पर भरा जाएगा, ताकि रामगढ़ बांध में जो पानी नहीं रुक पाता वो आने वाले दिनों में रुक पाए। आगे बढ़ते हैं। योग्यता का पुरस्कार नीरज रागी को मिला महत्वपूर्ण कमेटी में स्थान। कांग्रेस संसदीय दल की कमेटी में सदस्य यहां बनाया गया है। राजस्थान में राज्यसभा सांसद है नीरज रागी। नियमित तौर पर संसद में बैठने और ज्वलंत मुद्दों पर वो हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। राज्यसभा में अहम मुद्दों पर निजी बिल पेश करके उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। दलित वर्ग के युवा चेहरों के तौर पर उनकी गिनती है। राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर वो पहले रह चुके हैं और गत वर्ष ही पार्टी ने राज्यसभा में उन्हें भेजा था। अशोक गहलोत के हरावल दस्ते के सदस्य भी कहे जाते हैं रागी। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR को अहम बैठक यहां पर हो रही है। 24 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट सचिव इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करेंगे और उसी दौरान तमाम लोग यहां मौजूद रहेंगे। रिफाइनरी में क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहां पर केंद्र की मदद चाहिए। साथ ही 283 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनता है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए केंद्र की 50-50 की भागीदारी की यहां पर पेशकश की गई है, लेकिन राज्य चाहता है कि केंद्र करे इसमें ज़्यादा राशि का सहयोग। इसके लिए यहाँ पर उद्योग विभाग द्वारा प्रपोजल भी तैयार कर लिया गया है, जिसका VC के जरिए प्रस्तावित मीटिंग में प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। 24 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं। क्या यूपी में छोटे दल भाजपा के लिए गले की फांस बन रहे हैं?
ऐसे में सहयोगी दलों की जिद पैदा कर रही भाजपा के लिए संकट, जातिगत आधार पर छोटे छोटे दलों की डिमांड ने भाजपा की टेंशन काफी बढ़ा दी है। निषाद पार्टी और अपना दल, साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे छोटे दल हैं जो कि भाजपा के लिए गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सभी समस्या भाजपा की खुद की पैदा की हुई समस्या है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ये छोटी छोटी समस्याएं भी धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के बढ़ते कदम के डिफेंस में ये समस्याएं अब रोड़ा बन रही है और छोटे दल भी चुनाव में सीटों के अपेक्षा ज्यादा बड़े हिस्से के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि वाकई तमाम छोटे छोटे दल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में रोड़ा अटका सकते हैं। गले की फांस यहां पर वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवा में कांग्रेस विधायक का इस्तीफा। कांग्रेस विधायक एलेक्सो रेजिनाल्डो ने यहां पर अपना इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी में वो शामिल हो सकते हैं। विधायक एलेक्सो, ऐसा कहा जा रहा है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है कि उनकी ओर से कांग्रेस से इस्तीफा इसीलिए दिया गया है क्योंकि आने वाले दिनों में वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मिलावट के प्रकरणों का होगा फास्टैग निस्तारण। मिलावट रोकने के लिए गहलोत सरकार की सख्ती। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी कलेक्टर्स को यहां पर पत्र लिखा है। 90 दिन के अंदर मामलों का निस्तारण करने के दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। पत्र में कहा गया है कि मिलावट के मामले होने चाहिए 90 दिन के अंदर निस्तारित, लेकिन देखा जा रहा है कि अति जिला कलेक्टर न्यायालय में मामले लंबित रहते हैं। आर्य ने इस तरह की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर सख्त निर्देश यहां पर दिए हैं। मिलावट के मामलों की सप्ताह में एक बार सुनवाई सुनिश्चित की जाए, ये बात उनकी ओर से कही गई है। साथ ही निर्धारित 90 दिन के अंदर मिलावट के मामलों का निस्तारण भी किया जाए। तो आपको बता दें, यहाँ पर सरकार की ओर से और कह सकते हैं कि वाकई ही अधिकारीगण जो हैं वो भी अब यहाँ पर काफ़ी सतर्क रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मिलावट के मामले निकलकर सामने आते हैं उनको लेकर अब फास्टैग जो है उसके तहत निवारण किया जाएगा, यानी कि अब कोशिश की जाएगी कि कोई भी ऐसा मामला आए तो जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए, जो भी मामला है वो क्लियर। मिलावट रोकने के लिए गहलोत सरकार पहले भी काफ़ी सख्ती के साथ पालन किया गया है। कह सकते हैं कि अभियान यहाँ पर चलाया गया था और उसी अभियान के तहत मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी कलेक्टर्स को एक पत्र लिखा है। पत्र के अंदर ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर ही अगर इस तरह का कोई भी मामला मिलता है तो उसका निस्तारण किया जाए, उसे ज़्यादा लंबित ना किया जाए। पत्र में ये भी लिखा गया है कि मिलावट के मामले यहाँ पर 90 दिन के अंदर ही उनका निस्तारण होना चाहिए। अधिकतर ये दिखाई देता है कि अति जिला कलेक्टर न्यायालय में मामले जो है वो काफ़ी दिनों तक लंबे रहते हैं। आर्य ने इस तरह की कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मिलावट के मामलों की सप्ताह में एक बार सुनवाई सुनिश्चित की जाए, ये बात उनकी ओर से कही गई है। निर्धारित 90 दिन के अंदर मिलावट के मामलों का निस्तारण किया जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए महाअभियान 1 जनवरी से प्रदेश भर में शुरू होगा। युद्ध स्तर पर अभियान को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पत्र लिखा है। सभी जिला कलेक्टर्स को अभियान को सफल बनाने के लिए पत्र लिखा है। अभियान को लेकर जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है। आपको बता दें 31 मार्च 2022 तक संचालित अभियान को लेकर विस्तार से गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। अभियान में न सिर्फ दूध, मावा, पनीर बल्कि अन्य दुग्ध उत्पादों पर भी नजर सरकार की रहेगी। आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे, मसालों की भी यहाँ पर जांच की जाएगी। पहली बार बाट और माप की जांच होगी और इसे अभियान से जोड़ा गया है ताकि उपभोक्ताओं को यहाँ पर सही तौल पर सही खाद्य सामग्री मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।